प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से मैं माधुरी हलवासिया एक मुलाकात विशेष के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और विदेश में लगभग 30 शहरों में महिलाओं के उत्थान और कल्याण के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, विरासत और कला से जुड़ी कई तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहा है। फाउंडेशन के ऐसे आयोजनों में कलाकारों, शिल्पकारों, साहित्यकारों, कारीगरों और समाज की अन्य हस्तियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना भी आवश्यक है जहां वे इन क्षेत्रों में रुचि रखने वालों से सीधे मिलते हैं, संवाद करते हैं। हालांकि कोरोना काल में हम यह सत्र वर्चुअल कर रहे हैं, पर उम्मीद है कि वैक्सीनेशन के बाद हम आमने सामने फिर से मिलेंगे। हमारे ऐसे कार्यक्रमों की सूची काफी लंबी है, जिनमें कलम, एक मुलाकात, सुर और साज, लफ्ज, आखिर, किताब जैसे आयोजन शामिल हैं। हमें खुशी है कि एक मुलाकात विशेष के आज के सत्र के हमारे अतिथि हैं मनोज तिवारी जी। हिंदी और भोजपुरी जगत के स्टार गायक और कलाकार श्री मनोज जी एक राजनेता, प्रेरक वक्ता, गायक और अभिनेता के रूप में दुनिया भर में हिंदी और भोजपुरी भाषियों के बीच पहचाने जाते हैं। आप पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट के भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़कर लगातार दूसरी बार सांसद हैं। आप दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और जब आप दिल्ली भाजपा के संगठन प्रमुख थे, तब पार्टी ने 2017 में एमसीडी चुनावों में भारी बहुमत हासिल किया था। आप भारतीय टेलीविजन में मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस में भी बतौर प्रतियोगी शामिल हो चुके हैं। राजनीति में शामिल होने से पहले आपने 12 से भी अधिक देशों में 24 करोड़ से भी अधिक दर्शकों वाले भोजपुरी फिल्म उद्योग में एक सफल गायक और अभिनेता के रूप में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी है। अब मैं और अधिक वक्त न लेते हुए मनोज जी से संवाद करने के लिए एहसास विमेन दिल्ली से जुड़ी अर्चना डालमिया जी को आमंत्रित करती हूँ। अर्चना जी स्वयं भी एक राजनेता और स्तंभकार हैं। तो अब आप आराम से बैठिए और सत्र का आनंद उठाइए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। दिस इज अ वेरी स्पेशल सेशन फॉर अस विथ यू। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप एक मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी हैं, जिसमें आपने हर एक किरदार को बहुत खूबी से निभाया है। एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, टेलीविजन प्रेजेंटर भी हैं, पॉलिटिशियन हैं, सेकंड टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं और बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के रहे हुए हैं। इस में से कौन सा किरदार निभाने में आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू माधुरी जी। आप दोनों की बातें मुझे भी बहुत प्रेरणा देने वाली हैं, क्योंकि अक्सर काम करते समय ये पता भी नहीं चलता है कि हमारी किस किस एक्टिविटी पे जनता गौर कर रही है, लोग गौर कर रहे हैं। और अभी आज हमारी आपसे जब बात हो रही है तो मैं अभी अगले 3-4 मिनट और मैं गाड़ी में सफर करते हुए बात कर रहा हूँ और मेरे साथ हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और वर्तमान में दूसरी बार सांसद प्रवेश वर्मा जी भी हम लोग साथ में हैं। सो दोनों हम आपको बहुत नमस्ते करते हैं, धन्यवाद करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम राजनीति में आने से पहले इतनी बारीकियों को नहीं जानते थे कि इसमें कितनी चुनौतियां हैं, कितनी कठिनाइयां हैं और कितना सत्ता का कितना सुख है, जैसा सभी लोग कहते हैं। लेकिन हम जिस समय में सांसद बने हैं, मैं समझता हूँ काफी चीजें बदली हुई हैं, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी के समय में सांसद हैं
अर्चना जी, माधुरी जी और जितने भी लोग सुन रहे हैं, और समय में सांसद बनना और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सांसद बनने में अंतर है। अभी हमें लगातार अपने अपने को सांसद कम सेवक ज्यादा समझ के चलना पड़ता है। जहां तक आपका मूल सवाल है कि हमें किसमें ज्यादा आनंद आया, तो उसमें मैं बोलूंगा कि अभी जीवन का असली उपयोग हम यहीं आके कर पा रहे हैं। हम एज एक्टर, एज सिंगर अपने लिए बहुत कुछ अर्जित करते हैं, शोहरत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है, काफी आर्थिक फायदे भी होते हैं, लेकिन हम किसी के जिंदगी में काम आ रहे हैं, वो इस राजनीतिक यात्रा में हो रहा है। और मैं दिल से बताऊं, मजबूरी में नहीं, मैं इस सांसद के जीवन को, जनप्रतिनिधि के जीवन को मैं बहुत इसमें मुझे रुचि आने लगी है और मैं बड़ी सारी अरमानों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मनोज जी, आजकल के राजनेताओं को बड़ी मतलब लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, बहुत घिनौनी नजर से देखते हैं। और आप खुद देखते होंगे कि आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि बड़ाई के ज्यादा इज्जत भी मिलती है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन गालियां भी बहुत पड़ती हैं आजकल नेताओं को, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस इतने हो गए हैं। तो आप जो निंदा होती है उसको आप कैसे लेते हैं? अर्चना जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। एक लंबे समय से नेता के इमेज में थोड़ी गिरावट तो हुई, लेकिन एक समय था जब हम गाड़ी में चलते थे तो हमारी गाड़ियों पे लाल बत्ती होती थी, हम किसी को रोक देते थे। हम तो निश्चित रूप से गाड़ी के अंदर जो भी बैठा हो वो एक प्राणी बोला जाता था, ये नेता जा रहा है, मिनिस्टर जा रहा है, सो पीपुल हेट करते थे। लेकिन हम इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं। मैं फिर से धन्यवाद करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको समझा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये सोच के आया था कि जब मैं सांसद बनूंगा तो मेरी लाल बत्ती, ये इसमें नहीं चल पाएंगे हम। लेकिन हमने इसको इसलिए ही स्वीकार किया कि हम नेताओं की गाली, हम जनता की बिला वजह गालियों से बचें। और हम इसको गाली नहीं, इसको हम चुनौती लेते हैं। हमने कहा ना कि हमारे प्रधानमंत्री देश के, जब उन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सेवक का एहसास हुआ। और अगर सेवक को घर का मालिक कभी डांट दे तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। और ये एक चेंजिंग फेज ऑफ पॉलिटिक्स है अर्चना जी, मैं ऐसा मानता हूं। और निश्चित रूप से आज बिना किसी बड़ी कुछ कहते हैं ना कि काम के आधार पे भी अगर देश में एक पार्टी को लोग चुनने लगे हैं, कई स्टेट में हो रहा है, केवल मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, लोग इतने समझदारी से वोट कर रहे हैं कि वो जब चाहते एक ही पार्टी की सरकार बनाते हैं। अगर हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बनाया तो सिर्फ भाजपा, राजस्थान में बनाया तो सिर्फ कांग्रेस, कहीं गया तो सिर्फ एक पार्टी को जो जनता ने चुनना शुरू कर दिया है। तब हमें उसकी समझदारी पे गर्व है, अब हम उसकी डांट को बुरा नहीं मानते हैं। और धीरे धीरे सोशल मीडिया की गाली और समाज की गाली दोनों में अंतर मैं करता हूं। सोशल मीडिया पे मैं मानता हूं कि लोग ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी नहीं है, वो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। तो उसको तो मैं आपके फोरम से सबको बोलूंगा, जो सोशल मीडिया की गालियों से घबराते हैं, घबराइए मत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका रास्ता रोकने के लिए आपको बिना आइडेंटिटी के गाली देते हैं। वो उसमें आप अच्छाई बुराई समझ लीजिए और आगे बढ़िए। बहुत दिल पे लगाएंगे तो हार्ट अटैक होने का संभावना हो जाएगा। मनोज जी, पहली बार जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है तब से लोगों को अपनी बात बोलने का मौका मिला है।
आज तक लोग को जो बोलते थे वो नेता सुन नहीं पाते थे, आज उनको वो ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें वो कुछ भी बोल सकते हैं, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसको आप ये मत समझिए कि मतलब जनता की जो आवाज है वो आप तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ कौन सा है, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, एज अ पॉलिटिशियन, की पर्सनल नोट पे, कि जब आपकी बिटिया हुई, जब आप फादर बने, या जब आप शादी में बंधे, तो विच इज द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अर्चना जी। एक्चुअली भीड़ में जब एक अलग पहचान बनती है तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट समय होता है, और मेरे लिए भी वही था। वो समय मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था जब मैं पहली बार 1996 में 1996 में मेरा एल्बम रिलीज हुआ, और वो एल्बम रिलीज होने के साथ लोग डिस्कस करने लगे कि वो हिट हो गया। तो जिस दिन वो एल्बम आने के बाद मार्केट से गायब हो गया, वो 1996 का समय मेरे लिए सबसे बड़ा था अर्चना जी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी भीड़ में अपनी भी कोई पहचान तो हो। तो वो जो पहचान जिस दिन बनती है, मुझे नहीं पता था मैं आगे कभी फिल्मों का सुपरस्टार बनूंगा अपनी रीजन का, मैं कभी सांसद बनूंगा, प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा, नेवर थॉट, कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि हम तो उस एरिया से आते हैं जहाँ पे जो जगजीवन राम जी का क्षेत्र आता है। अब मैं अपने घर आ गया हूँ, मैं 1 सेकंड लूंगा, होल्ड करिएगा। हाँ, मैं उतर के अपने घर में जाऊंगा, उस दौरान तक बात करता रहूं, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। हाँ, दौड़ेगा। बहुत। प्रवेश भाई आप निकल जाना, मैं घर चला जाता हूँ। हम और प्रवेश जी साथ में जर्नी कर रहे हैं। ही इज सेकेंड टाइम लोकसभा एमपी फ्रॉम दिल्ली वेस्ट। तो अब हमारी और इनकी यात्रा का पड़ाव आ गया है। हम लोग सांसद आपस में कोशिश करते हैं कि कभी रास्ते में चल रहे हैं तो साथ चलें, और इसी भावना के साथ प्रवेश फिर मैं मिलता हूँ। प्रवेश जी सबको नमस्ते करता हूँ। नमस्कार। आपका सबसे मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट? हाँ, मैं उसी पे बात कर रहा था। तो मेरे लिए सबसे जो डिफाइनिंग मोमेंट कहेंगी, 1996 जब सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज से मेरा एल्बम आया, और मैं एक गांव का, छोटे से गांव का व्यक्ति, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं जगजीवन राम जी के क्षेत्र से ही मेरा गांव है। वो चूंकि वो पूरा क्षेत्र ही रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हम लोग को बहुत दूर दूर तक जीवन में हम किसी काम के हो पाएंगे कि नहीं। तो मेरा एज सिंगर, क्योंकि मैं उसके पहले क्रिकेट भी खेलता था, अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन भी हुआ। तो मैं फिजिकल एजुकेशन का ट्रेन टीचर हूँ। वहाँ मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ रही थी, 1996 का समय था। तो मेरे लिए वो समय बेस्ट था। जब पता चला मेरा एल्बम आया है, और आया ही नहीं है, वो छा गया है और लोगों में बहुत प्यार से बिकने लगा है, और फिर मुझे गुलशन कुमार जी का फोन आया कि मनोज तुम्हें अगला 4 एल्बम और रिकॉर्ड करना है। दैट वाज बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। वेरी नाइस मनोज जी, और भी आपके एल्बम्स निकले और आप इसमें और तरक्की पाए। अब हम बढ़ते हैं आपका, मैं जो एक और पर्सनालिटी ट्रेट है जो आप बहुत चैंपियन करते हैं, राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो हाल में ही आपके घर में लक्ष्मी भी हुई है, उसकी भी बधाई। आप हमारे देश की बेटियों को शिक्षा और सक्षम करने में विश्वास रखते हैं। एक परिवर्तनशील भारत में बड़ी हो रही बेटियों के पिता होने के नाते आप आज के दौर में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
अर्चना जी, जब मैं सिंगर बना, मैं 1996 की बात कर रहा हूँ, तो सिंगर बनने के दौरान मैं अपने घर में आ गया। मैं हमारे तरफ क्षेत्र में भ्रूण हत्या की बहुत ज्यादा शिकायत होती थी। बेटियों को गर्भ में मार देने की, ये बेटियों को गर्भ में मार देने की बहुत सारी घटनाएं होती थी। लोग, नया नया विज्ञान का एक सिस्टम आया था जिसमें लोग वो अल्ट्रासाउंड कराते थे और पता चलने पे कि बेटी है गर्भ में, उसकी एक शब्द प्रयोग होता था, गांव में सफाइया करा देते थे, सफाई करा देते थे। तो वो जब मुझे पता चला तो मेरा मन बहुत द्रवित हुआ था और मैंने एज सिंगर मैंने उसके खिलाफ तभी से एक अभियान छेड़ा और मैंने उसका गीत भी बनाया। मैं उसको, अब चूंकि मैं भोजपुरी में गाता था, तो मैंने 2 लाइन लिखी थी उसमें कि अगिया दहेज के कैसे तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। मैंने बहुत अच्छा। अपने अंदर की बात को गीतों में लिया। बड़ी बड़ी सभाओं में जहां लोग पेमेंट दे के मुझे गाने को बुलाते थे, मैं बीच में ये गाना गाता था और जो गाना गाता था तो लोग रोते थे। मैं बोलता था सारी इंटरटेनमेंट एक तरफ, बेटियों को मारो मत, सृष्टि के बैलेंस को बिगाड़ो मत। और मैं तभी से इसको ले चल रहा था। अब मेरे लाइफ में 2 खास बात हुई। एक तो ये हुआ कि मुझे बेटी हुई एंड आई वाज फीलिंग सो प्राउड। और अभी मेरे घर में फिर से एक बेटी आई है और वो दिन मेरी खुशी का बड़ा दिन था जब एक प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक दिन नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में मिलना था और मेरे उस थॉट की पूर्ति होनी थी। तो अब मैं इसको अभियान की तरह अर्चना जी मानता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बेटी बेटा में बिल्कुल फर्क मत करिए, बल्कि बेटी या बेटा भी आपको कहां से कहां ले जा सकते हैं, इसमें ईश्वर के दिए हुए सौगात को चैलेंज मत करिए। मनोज जी, इतना क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है, तो जैसे मैंने आपसे, मेरा सवाल यही था कि आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आजकल जो परिवर्तन हो रहा है समाज में, लेकिन फिर भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता ही जा रहा है। और जहां देखेंगे आप, जहां पढ़ेंगे, यही सुनने में आता है कि दीज गैंग रेप वाले जो बिल्कुल ही मतलब सोचने के बाहर है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इतने दरिंदे हो सकते हैं कि ऐसे काम कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सबको लड़ना है और हम लड़ रहे हैं। और इसको हमें सिर्फ, मेरा ये मानना है कि इसको सिर्फ सरकार पे न छोड़ के इसको अपने घर मोहल्ले में चर्चा का विषय बनाना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। हम लोग मतलब एज सांसद में जिस सरकार का हिस्सा हूं, हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में एक नया स्किल ऐड किया है प्रधानमंत्री जी ने, कि अब बेटियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग कर देने का स्पेशल बजट किया गया है और उसको 122वां स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट जोड़ा गया है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम सभी को, जितने लोग देख रहे हैं, बेटियों को सेल्फ डिफेंस, बेटियों को बैड टच और गुड टच, ये सब इसकी जानकारी देना और इसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा होना, ये सब कुछ उपाय हैं।
लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न है अर्चना जी, मैं सिर्फ बड़ा अच्छा बनने के लिए इसमें कोई बहुत लोकप्रिय बात नहीं कह सकता। ये समस्या है और इससे लड़ने के लिए हम सभी को बहुत ही चुनौती के साथ लड़ना पड़ेगा और उस मानसिकता को मारना पड़ेगा। बेटियों को सिर्फ बेटी ही पैदा हो, इस मानसिकता से भी निकलना पड़ेगा ताकि बैलेंस बने। और गर्ल एम्पावरमेंट पे बहुत काम करने की जरूरत है। मनोज जी, एक लाइटर चीज पे चलते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि आप बिग बॉस में थे, बिग बॉस के बारे में। तो वहां पर आपने बिग बॉस के घर में 62 दिन बिताए। आपका कैसा अनुभव रहा, और अगर आपको दोबारा बुलाया जाए तो आप जाएंगे क्या? अरे बाप रे बाप, जाना नहीं दोबारा, जाना नहीं दोबारा। देखिए, बिग बॉस की यादें तो इतनी हमारी भयानक हैं, इतने वहां के नियम सख्त है, क्योंकि वो लोगों को देखने में लगता होगा बड़ा आसान सा, बट ये सच्चाई है कि वहां इंटरटेन होने के लिए कुछ नहीं है, समय जानने के लिए कुछ नहीं है। रात और दिन होता है बस। रात हो इट्स अ गई। वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। यस, दिस इज वेरी पॉपुलर, बट जिनको पॉपुलैरिटी चाहिए वो जाए। जो पॉपुलर हो चुके हैं उनको तो वहां पे नंगा करने वाला शो है। देखो, एज ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे गुण दोष होते हैं, लेकिन जब आपके पीछे 150 कैमरे लगा दिए जाएं 24 घंटे, एक बाथरूम छोड़ के हर जगह कैमरे हो, फिर तो इंसान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो किसी तरह ठीक ठाक निकल आया, पता नहीं, अभी भी रिवाइंड करके देखता हूँ कभी कभी। तो जो सख्त नियम है वो डराते हैं। और बिग बॉस एक शो है, लोग देखें, लेकिन हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। मनोज जी, आपकी जो पहली आइडेंटिटी थी एक्टर की, उस पे फोकस करते हैं। ससुरा बड़ा पैसे वाला, ये आपकी लाइफ में शायद एक टर्निंग पॉइंट था, और भोजपुरी सिनेमा में भी एक टर्निंग पॉइंट था। इसमें आई थिंक ये एक ब्लॉकबस्टर, सबसे हाईएस्ट कलेक्टिंग में ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी हाँ, ससुरा बड़ा पैसे वाला एक फिल्म ऐसी थी जिसने बॉक्स ऑफिस के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि अगर लागत और फायदे के हिसाब से देखिएगा तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म होगी, क्योंकि हम लोग फिल्म बनाए थे मात्र 31 लाख में। इसके निर्माता थे सुधाकर पांडे जी, जो अभी संसार में नहीं रहे, और उसके डायरेक्टर थे अजय सिन्हा जी। वो भी अब ऐसी फिल्म बनाने के लिए बहुत समय से प्रयासरत हैं, लेकिन नहीं मिल पाई। और 31 लाख की फिल्म ने 48 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। माय गॉड। तो 31 लाख की लागत से 48 करोड़ का बिजनेस, ये अपने आप में भारत के सिनेमा का एक अलग ही इतिहास है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस तरह से भोजपुरी की दुनिया है, जितनी बड़ी है और जितने इसके भाषा भाषी हैं, वो उनकी संख्या को देखते हुए ऐसे रिकॉर्ड और भी बन सकते हैं। ये लास्ट नहीं होगा, और कुछ चीजें हैं जिसको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो है कि ससुरा बड़ा पैसे वाले ने हम लोगों को भी सिल्वर स्क्रीन पे ला दिया। हम लोग जिन अमिताभ बच्चन के सपने देखते थे उनके साथ काम भी किए, अजय देवगन जी के साथ काम किए, मिथुन दा के साथ काम किए, और सब तो सब हेमा मालिनी जी के साथ स्क्रीन शेयर किया। तो ये सब कुछ अपने आप में, नगमा भाग्यश्री और श्वेता तिवारी, ये सब लोग, इनके साथ काम करना, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई।
कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी इंडस्ट्री का मैं 3rd फेज का एक्टर हूं। हमारे इससे पहले बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उसमें आए और 2 फेज बहुत बड़ा रहा। हाँ, जो तीसरा फेज है वो जरूर हम लोगों के सिनेमा से बहुत बड़ा हुआ और हमें उस पर गर्व है कि आज वो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है और अब बड़े बड़े फिल्म बनती हैं और हर साल 50 से 60 फिल्में बनती हैं भोजपुरी में। मनोज जी, अगर आपके पास एक शाम फ्री हो, जैसे आजकल तो आप पॉलिटिक्स में बिजी हैं, लेकिन इफ यू हैड अ फ्री इवनिंग तो आप क्या देखेंगे? भोजपुरी फिल्म देखेंगे, बॉलीवुड देखेंगे, या कोई नेटफ्लिक्स या उन चैनल्स में से कोई फिल्म देखेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जिस भाषा में काम करता है उससे अलग भाषा की फिल्म देखना चाहता है ताकि वो उसका कुछ चीज ला सके। लेकिन हम अपने साथ अपनी भोजपुरी फिल्में भी देखना चाहें और हम चर्चा में सुनते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है हिंदी की, तो वो भी देखते हैं। हम साउथ की फिल्म्स भी देखते हैं तो उनकी मेकिंग क्वालिटी देखने के लिए, ये भी हम करते हैं अर्चना जी। नाइस। मनोज जी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में आप कैसे मोटिवेट हुए और आपका क्या मिशन है पॉलिटिक्स में? मतलब आप कैसे प्रेरित हुए पॉलिटिक्स में आने के लिए? एक तो हमें के साथ समझ में आया कि हम राजनीति को चाहे भी गाली दे ले, लेकिन पॉलिसी तो उन्हीं को बनानी है। हम नेताओं को चाहे जितना भी गाली घर में दे लें, अगर हमें पॉलिटिक्स को इनिशिएटिव वाली बनानी है तो हमें उसमें भाग लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आया हूं और कई ऐसी चीजें हुई हैं जो मैं बहुत कह सकता हूँ कि हम उसको अपने लक्ष्य को अचीव कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, मैं जिस नॉर्थ दिल्ली का सांसद हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां 2014 तक एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। हमारी लोकसभा में 2014 तक एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। और हमने आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि मैंने 3 नए सेंट्रल स्कूल बना दिए। एक सेंट्रल स्कूल की तो बिल्डिंग भी बन गई। नाइस। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो समय है हम काफी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं और राजनीति में आने के मुझे बहुत फायदे हो रहे हैं। जो मैं समाज में कुछ चीजें सोच के आया था वो कर रहा हूं। मेरा यही लोगों को कहना होगा कि डोंट हेट पॉलिटिक्स। अगर आप वोट दे रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं हैं। अगर आप देश की सरकार बनाने के लिए, स्टेट की सरकार बनाने के लिए, निगम की सरकार बनाने के लिए घर से निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आप पॉलिसी बनाने में भागीदार हैं। तो डोंट हेट पॉलिटिक्स, या तो उसमें डिस्कशन करके साथ आइए और नहीं तो कभी कभी खुद भी कूद जाइए। मैं समझता हूं बीइंग अ बीजेपीएन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो आप प्लीज ज्वाइन पॉलिटिक्स। बहुत सारी आशाएं आपका इंतजार कर रही हैं। मनोज जी, आपको पॉलिटिक्स में 21 साल हो गए। अगर आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाए तो 5 पहली ऐसी चीजें क्या हैं जो आप करेंगे जिससे दिल्ली का फेस चेंज हो जाए? नहीं, एक तो 21 साल नहीं हुआ, मुझे शायद कुछ डेटा गड़बड़ हो गया। अच्छा। हाँ, मैंने पॉलिटिक्स में 2013 में कदम रखा है और उसके पहले मैं एक 2009 का इलेक्शन लड़ा था, बट वो मेरी कोई पार्टी से
जुड़ाव के कारण मैं नहीं आया था, स्टारडम के कारण मुझे आज मैं अमर सिंह जी को याद करना चाहता हूं। अमर सिंह जी अब नहीं है संसार में। उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया था, बट वो सिर्फ 3 महीने का एक फेज था अर्चना जी। मैं उसके आगे पीछे मेरा पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस 3 महीने ने मुझे सिखाया। आई ज्वाइन पॉलिटिक्स इन 2013। तो उस हिसाब से अब मेरी जो राजनीतिक आयु है वो 7 साल की है। लेकिन फिर भी आपका जो सवाल है कि ये तो मुझे नहीं पता कि भविष्य क्या है और क्या क्या किसी के जीवन में आ सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री है उसको समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए, उसको संवैधानिक रीत रिवाज का पूरा पालन करना चाहिए। और दिल्ली के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं, वो एक सबका मुख्यमंत्री सबका ही होता है, भले कुछ लोग चुने, प्रधानमंत्री सबका ही होता है। तो इस समय हमारी दिल्ली में सबसे ज्यादा जरूरी है पोल्यूशन को कम करने के लिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ नए नए स्टेप उठाए हैं, जिनमें से एक एयर क्लीनर होते हैं, बड़े बड़े एयर क्लीनर लगाए जाते हैं। और दिल्ली जैसी आबादी के वो उसमें ज्यादा खर्च नहीं है, हमने बहुत उस पर वर्क किया है। मुश्किल से 3000 करोड़ की लागत से दिल्ली के पोल्यूशन को बिल्कुल वर्ल्ड का बेस्ट प्लेस बनाया जा सकता है। मैं दूसरी बात चाहता हूं कि हमारे दिल्ली में जो भी स्कूल हैं, यहां पे मैं देख रहा हूं ना कि लोग 8 स्कूल 9 स्कूल बना देते हैं और स्कूल के नाम पे मार्केटिंग करते हैं। स्कूल की संख्या नहीं बढ़ रही है। जैसे हमने सेंट्रल स्कूल 3 नए बना दिए, वैसे हम स्कूल्स की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और टीचर्स की उनकी ट्रेनिंग, उनके जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं जो वो इसी में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं कि हम अब कब निकल जाएंगे, कब रहेंगे, मेरा नवीनीकरण कब होगा। तो उस एजुकेशन की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम स्कूल्स को और टीचर्स को, इन सारी क्वालिटी को बढ़ाकर सबकी सारी स्कूल्स की स्थिति अच्छी बनाना का उद्देश्य होना चाहिए। थर्ड, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, राजनीतिक भेदभाव मत करो। सपोज बीजेपी अगर एमसीडी में है, आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली सरकार में है और एमसीडी का बजट दिल्ली में थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ही होता है, उसी को रोकने का काम कर दे रहे हैं, तो फाइनली तो जनता का ही नुकसान हुआ। वही जनता जो आपको मेयर भी बनाती है, वही जनता जो आपको चीफ मिनिस्टर भी बनाती है। तो मैं इस राजनीतिक भेदभाव को खत्म करने का विचार रखता हूं। और अंत में मैं केंद्र सरकार के साथ ऐसा टकराव नहीं चाहता हूं कि आयुष्मान योजना न लागू हो, जिसमें गरीबों को 5 लाख रुपए का पूरे देश में सुविधा है, वो दिल्ली में नहीं है। प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दिल्ली में नहीं है। अभी मैं आज दिशा कमेटी की मीटिंग करके लौट रहा था अर्चना जी। दिशा कमेटी मॉनिटरिंग कमेटी होती है केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू कराने का। तो जो चौथा पॉइंट है कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि वो केंद्र की योजनाओं को लागू करके अपना नाम यश कमाओ, उसको रोकने की प्रवृत्ति न रखें। ये 4 पॉइंट्स हमारे लिए, दिल्ली के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मनोज जी, एक क्वेश्चन मैं आपको आपके क्रिकेट और खाने के बारे में पूछूंगी, क्योंकि आप फिटनेस में बहुत बिलीव करते हैं और आप खाने में भी बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है आप खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। नहीं, मैं खाता बहुत हूँ, लेकिन फिट भी रहते हैं। फिजिकल एजुकेशन में आपके पास डिग्री है? हाँ, डिग्री के साथ साथ मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मैं
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसमें हमेशा डॉक्टर्स का भी और जो आजकल डाइटिशियन होते हैं उनका विचार लेता रहता हूं। और मेरा ये मानना है कि बिना भूख लगे मत खाओ। कुछ लोग ना बिना भूख लगे भी, टाइम हो गया तो खाना है, मैं इसकी राय नहीं देता। मैं भूख लगती ही लगती है, और भूख नहीं लगती है थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाइए। और बहुत सारी ऐसे भोजन पदार्थ हैं जो मिलावट के कारण नुकसानदेह हो रहे हैं। हमें देखिए, आज ऑर्गेनिक खाने की बात करते हैं ना हम लोग, तो नया जो कृषि कानून आया है, इसमें एक बहुत सुंदर सी बात है अर्चना जी, मैं आपके इस साक्षात्कार के मार्फत बताना चाहता हूं कि अब तो देश में कहीं से कहीं किसी से किसी का प्रोडक्ट लिया जा सकता है। तो हम लोगों को किसी मोहल्ले को, किसी गांव से संपर्क करना चाहिए, उस गांव का भी किसान खुशहाल हो जाएगा, ये मोहल्ले को ऑर्गेनिक फूड मिल जाएगा। ऑर्गेनिक फूड पे आज जितना शहरों में शौकिया खर्च हो रहा है, तो आप मान लीजिए आज यमुना गंदी है और यमुना जी के किनारे सब्जी उग रही है, तो सब्जी ही रोग का कारण बन जा रही है। फिर आप कहेंगे हम खेत की सब्जी खा रहे हैं, बट तो वो कैसे कैंसर हो गया, कैसे नुकसान हुआ। तो थोड़ा जागरूक बनना है। और हमारा देश तो गांव का देश है अर्चना जी। गांव में जाइए, ऐसे ऐसे गांव है जहां ऐसी ऐसी सब्जियां, ऐसे ऐसे गाय है, भैंस है, उनके दूध अमृत के समान है। और जितनी कनेक्टिविटी हो गई है देश में, बड़े आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह 4 से 5 घंटे में मंगा सकते हैं। तो मैं उस पर भी थोड़ा खाने पीने में ध्यान रखता हूं। मैं कहिएगा तो किसी दिन आपको अपने गांव का चावल भिजवाता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनोज जी, अब हम एक रैपिड फायर करते हैं, थोड़े लाइट क्वेश्चंस लेते हैं पॉलिटिक्स से हटके। जी जी बिल्कुल। ये आपकी पूरा, पहली गर्लफ्रेंड का नाम आपकी बताइए। पूरी आपकी कौन बातचीत पहली जो है गर्लफ्रेंड? ना, ये पूरी बातचीत जो है वो राजनीति से अलग हटके ही है, और आप बहुत अच्छी पत्रकार की भूमिका में दिख रही है आज। हाँ, क्या बोल रही थी गर्लफ्रेंड? आपकी सबसे पहली गर्लफ्रेंड बताइए। अब झगड़ा कराओगे आप हमारे घर में भी और उसके घर में भी। लेकिन देखिए, ये बात सही है कि मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम में एक दोस्ती हुई थी। आई विश हर एवरी हैप्पीनेस। लेकिन अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट अ पर्सन? मैं पता नहीं, मैं बॉडी लैंग्वेज नोटिस करता हूं, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज से ना बहुत लोगों को समझ पाता हूं। और मेरा एक स्टडी है कि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं होता। First quality that appeals to you in a woman? जो ज्यादा बनावटी ना हो। What makes Manoj Tiwari happiest? दिल से दिल की बातें करना। Nice. मनोज जी, आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग बताइए। उड़ने लगा है मन बावरा रे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 और लाइन लगाइए इसकी। आया कहां से ये हौसला है, ओ रे पिया, ओ रे पिया। Very nice. Manoj ji, if you were stranded on a desert island, 2 things that you would choose to have? हिंदी में पूछिए। अगर आप एक आइलैंड पे स्ट्रैंडेड हो जाएं, तो आपको क्या चीज है, 2 चीजें बता सकते हैं जो आप वहां पे चाहेंगे कि आपके पास हो? एक तो मैं चाहूंगा कि बाघ, शेर और चीते ना हो उस आइलैंड पे। बाकी खाने को कुछ मिल जाए हेलीकॉप्टर वगैरह से, मैं
निकाल लूंगा 1 महीना। अच्छा, आपका फॉरमोस्ट पैशन क्या है? क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मेरे घर में भी मैंने नेट लगा रखा है। वेरी बहुत नाइस। डांट भी पड़ती है मुझे क्रिकेट खेलने के लिए, बट आई एंजॉय क्रिकेट। एक्सीलेंट। इफ यू वर टू चूज, अगर आपको 3 लकी लोगों को चूज करना है जिसके साथ आप डिनर खाना चाहेंगे, तो वो कौन है? मतलब अब मैं चुनना चाहूं तो आपको लगता है वो लकी है? देखिए, एक तो मैं चाहता हूं मेरी बिटिया जल्दी बड़ी हो, मैं उसके साथ एक जल्दी से डिनर करूं और वो अपने पसंद से मेनू तय करे। उस दिन का मैं बहुत इंतजार कर रहा हूं। और एक तो मैं 2 और लोगों को मैं चाहूंगा, तो बहुत झगड़े होंगे इसमें मत मुझे मुझे मर जाऊंगा मैं 2 और नाम लूंगा तो। चलिए छोड़ देते हैं। क्या आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं और ये फील करते हैं कि लक लाइफ में बहुत ओवरपावरिंग रोल प्ले करता है? देखिए, मैं इस पे विश्वास करता हूं कि कर्म तो करिए, लेकिन भाग्य बड़ा मजबूत है। सारे कर्म के बाद भी भाग्य का होना बहुत जरूरी है। सो आई बिलीव ऑन लक। बट हम कर्म करने से अगर रुक के केवल भाग्य पे गए तो भी मेरा विश्वास है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में कर्मवीर होते हैं। मनोज जी, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप हर चीज के आपको टैलेंट है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको एक टैलेंट कौन सा चाहिए और बिसाइड्स द वंस दैट यू हैव, व्हाट वुड यू विश फॉर? मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। अरे, आप तो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी फ्लुएंट नहीं हूँ और समझ भी नहीं पाता हूँ। बट मैं इस समय फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है। मैं और भी भोजपुरी तो खैर हमनी के भाषा बाटे, हमार माई बोले ले तो भोजपुरी हमनी खातिर दुनिया बाटे। लेकिन आई वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड my friend Neelkant Bakshi is working on this, and we will get our aim very soon. ब्रिलियंट। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि आप हु वुड यू लाइक टू बी रीबॉर्न एज, तो आप किसकी तरह वापस पैदा होना चाहेंगे? स्वामी विवेकानंदा। ब्रिलियंट। मैं अभी वेलूर होके आया। मैं इस वेलूर मठ में देखा अर्चना जी, वहां प्रार्थना हो रही है। बस प्रार्थना स्वामी विवेकानंद जी की नहीं हो रही थी, प्रार्थना तो रामकृष्ण परमहंस जी की हो रही थी। और पूरा मठ बनाया है स्वामी विवेकानंद ने। तो एक व्यक्ति जो अपने गुरु और अपने देश को इतना, अपने संस्कृति को, कल्चर को समर्पित हैं, वो आपके जवाब में वही नाम मुझे सबसे सुटेबल लगता है। एक्सीलेंट। फाइनली, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ कि अगर मैं ये कर लेता या ये हो जाता तो मैं, कोई रिग्रेट है आपके पास लाइफ में? देखिए, मैं पहले पुलिस में जाना चाहता था तो मैं नहीं जा पाया। बट ठीक है, मैं वर्तमान से संतुष्ट रहता हूं, लेकिन मैं एक पुलिस कॉप बनना चाहता था। तो आपको रिग्रेट है कि आप नहीं बने? मनोज जी, एक अब जाते जाते अपना, मतलब जाते, माय क्वेश्चंस आर फिनिशिंग, लेकिन जाते जाने से पहले एक अपना फेवरेट गीत हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। चढ़नी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले, चढ़नी मार देली
हो चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही हंस देले। थैंक यू सो मच अर्चना जी। वेरी नाइस। अब हमारे दर्शक, आई थिंक माधुरी जी हियर, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। जी माधुरी जी, आर यू टेकिंग इट? No, you take the question. I'll do the closing. मनोज जी, हमारे यहाँ दीपा मिश्रा हैं, वो पूछना चाह रही है, माय क्वेश्चन इज दैट पॉलिटिक्स इज टर्निंग इनटू अ नास्टी गेम। In fact, it has also seeped into religion, sports, communities, and every other thing now. आपका इस पे क्या कहना है? इसको मैं हिंदी में समझ सकता हूं ताकि मुझे समझने में गलती ना हो। वो कह रही है पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई है आजकल और हर चीज में आ गई है, चाहे रिलीजन हो, चाहे ये स्पोर्ट्स हो, चाहे कम्युनिटी हो, हर जगह पॉलिटिक्स हो गई है और ये बहुत गंदी, मतलब गंदी पॉलिटिक्स हो गई है। तो उसको आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने शुरू में एक शब्द आपसे प्रश्न किया था कि राजनीतिक लोगों को लोग गंदा समझने लगे। तो पॉलिटिक्स गंदी नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स की गई है पीछे बहुत वर्षों तक देश में, या आज भी बहुत कई जगह उसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उसके कारण कहीं भी गलत हुआ तो लोग समझ देते हैं पॉलिटिक्स हो रही है। तो मैंने वही कहा कि उसको ठीक करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। A lot of reforms has been done, बहुत सारे और होंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें निराश नहीं होना है। मैं अपने उस सदस्य को बोल रहा हूं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि हमेशा जहां पानी सर से ऊपर आता है तो फिर कोई ना कोई उसका निदान निकलता है, और हम सभी देशवासियों को एक कसौटी पे खरा उतारकर, चीजों को समझकर, हु पॉलिटिशियन, हु पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या बोल रही हैं, क्या झूठ बोल रही हैं, क्या सही है, इसको, क्योंकि देश तो जनता का, जनता के लिए जनता का है, हम समझते हैं। इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि मैक्सिमम पीपुल शुड वोट, उनको वोट करना चाहिए, तब हम अच्छे लोगों को ला सकते हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट ओनली बीजेपी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने में भी चेंज करने को कोशिश कर रही है। मनोज जी, श्रीमती धनेश्वरी सोनी गुल पूछती हैं कि आप एक्टर हैं, मंत्री हैं, गायक हैं और कई परिवार को 24 घंटे में कैसे मैनेज करते हैं? ये वरदान है, पर आपको हर समय हंसते देखते हैं, कभी गंभीर नहीं देखा, ये कैसे संभव है? वो कहते हैं कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ये ईश्वर ही आपके लिए इतने सारे अवसर देता है, और जिस दिन आप उन सारे को बर्डन समझने लगे, फिर हम फेल हो जाते हैं। आपने बहुत पते की बात कही है धनेश्वरी जी, क्योंकि हम खुद कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि इतना काम है, लेकिन मैंने कहा जब ईश्वर ने इतनी चीज करने को दे दिया है तो खुशी खुशी करते हैं, और हंसते हंसते ही ये सब कुछ किया जा सकता है। रिहाना तबस्सुम जी पूछती हैं कि how can we keep more safe environment for women in our society? What do you think it's need to change about men's mentality to women? कि मतलब वही जो हम जी सोसाइटी में, जी इसको हमने समझा, और देखिए इस पे हम काम कर रहे हैं। हमने शुरू में भी कहा, इसमें हम सभी को मिल करके हाथ बटाना पड़ेगा, और जिस प्रकार से कानून नए नए बने हैं, अभी देखिए पॉक्सो कानून आया है, पॉक्सो कानून के अंतर्गत
इस देश में लगभग 6 लोगों को 1 महीने के अंदर उनको बच्चियों के अगेंस्ट या वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम के लिए फांसी की सजा दी गई है। तो अब इसको ज्यादा प्रचारित करना है कि कोई भी बच नहीं सकता अगर उसने औरत के साथ, महिला के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा अपराध किया। इसको फैलाने की आवश्यकता है और सभी मिलकर के इसको करें, फिर हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और पाएंगे। ये हमारी चुनौती है और रिहाना हम सब मिलकर के इसको अचीव करने में लगे हैं। वी विल अचीव। मुझे ऐसा विश्वास है वो कर ले। मनोज जी, रूपा सिंह जी हैं, वो पूछ रही हैं कि आपका नया एल्बम कौन सा है, उसको प्लीज बताइए। अर्चना जी, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। ओके। हाँ जी, नहीं रूपा जी को बोलिए, हमारा एक एल्बम आ रहा है ओक्का बोक्का। वो हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, उसी का हमारा वर्जन है और हम उसको बहुत जल्दी लोगों के सामने ला देंगे इसी अप्रैल महीने में। नाइस। माधुरी। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से आप सभी का आभार। एक मुलाकात विशेष के अतिथि मनोज तिवारी जी और अर्चना डालमिया जी का विशेष आभार, जिनकी बातचीत ने इस शाम को यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट के भी आभारी हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, अर्चना जी और सभी लोग जिन्होंने देखा है, प्रश्न पूछा है, सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते।